हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं प्रवाल विरंजन के बारे में, जिसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वैज्ञानिकों ने यहां तक कहा कि बहुत जल्दी संपूर्ण विश्व से प्रवाल नष्ट हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इस घटना के पीछे के कारणों की, हम जानेंगे प्रवालों के बारे में, कहां पाए जाते हैं, किन कंडीशंस में पाए जाते हैं, क्या उपयोगिता है प्रवालों की, साथ में प्रवाल विरंजन के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रवालों से जुड़े सभी मुद्दों की बात करेंगे। बात आज की जो न्यूज है, जो खबर है, उस पर पहले कर लें कि दो संस्थाओं का नाम आप देख पा रहे होंगे, कोरल रीफ वॉच यानी कि CRW और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव यानी कि ICRI। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि चौथी वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन की घटना देखी गई। ये जो वर्ष रहा, इस वर्ष में चौथी बार वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन की घटना देखी गई, यानी बड़े स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, सामूहिक स्तर पे प्रवालों का विरंजन देखा गया। ठीक है, और पिछले 10 वर्षों में यह घटना दूसरी बार हुई है। कहने का मतलब कि ये 10 वर्षों में दूसरी बार हुई है। आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती जा रही है। यह फ्रीक्वेंसी और ज्यादा अगर बढ़ी तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी प्रवालों की संख्या बहुत घट जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे कि कहां कहां कितने कितने पाए जाते हैं और कितना खतरा है, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में स्थिति कितनी खराब है और क्यों इतनी चिंताजनक है। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, तो देखिए यहां पे कुछ कारण है कि क्यों जो अभी की जो सामूहिक प्रवाल विरंजन की जो मैं बात कर रहा हूं, वो घटना क्यों प्रकाश में आ रही है। देखिए 4 कारण इसमें है। पहला कि महासागरों के तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बहुत से कारण इससे जुड़ते भी हैं। जब हम ग्लेशियर्स के पिघलने की बात करते हैं, उनका पानी आता है तो एक्चुअली में वो क्या करता है, निश्चित तौर पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको बढ़ाता है, सागर का जो तल है वो बढ़ता है, लेकिन पैरेलली जो घटना उसको ड्रॉ कर रही है, मतलब जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, किस वजह से बन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, वैश्विक तापन जिसे कहते हैं, उस वजह से ग्लेशियर्स के बर्फ पिघल रहे हैं और उसी वजह से समुद्रों का, महासागरों का तापमान भी बढ़ रहा है और इस पे लगातार वैज्ञानिक चिंता जताते आए हैं। दूसरी बात अगर कर ली जाए, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, अल नीनो जैसी घटनाओं का बढ़ना। देखिए अल नीनो और ला नीना, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप भूगोल पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि अल नीनो और ला नीना 2 तरीके के घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करती हैं। जब गर्म धारा वहां से निकलती है, जल धारा निकलती है, तो अल नीनो की बात करते हैं। जब ठंडी जल धारा रहती है तो ला नीनो की बात करते हैं। इसको डिटेल में हमारे ही चैनल पे कवर किया गया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अल नीनो जो कि गर्म जल धारा से जुड़ा है, उसका बहुत ज्यादा होना क्या करेगा, उसी जल को जो नॉर्मली गर्म और फिर ठंडे और फिर गर्म और फिर ठंडे के प्रभाव से न्यूट्रल हो जाया करता था, वही जल जब बार बार गर्म धारा आएगी तो वो जल क्या हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस जैसी घटनाओं के कारण कोरल ब्लीचिंग हो रही है, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग को बाद में हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, व्यापक स्तर पर बढ़ती समुद्री हीट वेव, समुद्रों में भी जो हीट वेव चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि समुद्रों में, महासागरों में 2 प्रकार की जलधाराएं दिखती हैं, शीत जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। गर्म जलधारा जैसे कि हम लोग ने गल्फ स्ट्रीम को जानते हैं, बड़ी फेमस है, अभी हाल में चर्चा में भी रही थी। तो जो गर्म जलधाराएं हैं, इनसे जो हीट वेव निकल रही है, उनका जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि गर्म जलधाराओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो प्रवाल हैं, अभी हम समझेंगे प्रवालों के बारे में, उनको विरंजित करने के लिए एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। उसके बाद देखा जाए तो समुद्रों का अम्लीकरण, जो एसिडिफिकेशन हो रहा है समुद्रों का, महासागरों का, यह भी एक प्रमुख कारण है। क्योंकि बहुत पॉल्यूशन उसमें जुड़ता जा रहा है, जैसे जितना जितना वो पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, एसिडिफिकेशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, प्रवालों की संख्या उतनी कम होती जाएगी, जो समुद्री वनस्पति है, जो महासागरीय वनस्पति है, उनकी संख्या कम होती जाएगी, उनका जो घनत्व है वो घटता जाएगा और कहीं ना कहीं जो समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। यद्यपि वो जैव विविधता का एक बहुत बड़े सोर्स हैं, बावजूद उसके अगर यही स्थिति जारी रही तो वो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत संकट में आ जाएगा। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, तो पहली बात की कोरल रीफ क्या होते हैं। पहले तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कोरल रीफ को लेकर, तो पहले डेफिनेशन वाइज देखते हैं, फिर मैं समझाता हूं क्या बात है। प्रवाल भित्तियां
मूंगे की चट्टाने भी इनको कहते हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स को मूंगे की चट्टाने भी कहते हैं। इन क्या होता है कि समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। लेकिन इसमें एक आपको सहसंबंध दिखेगा जिसकी बात मैं करने जा रहा हूं, क्या कि प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह, एक ऊपर जो कैल्शियम की जो कठोर सतह होगी उसके अंदर शैवाल पाए जाते हैं, उनके अंदर शैवाल पाए जाते हैं जो सहजीवी संबंध के साथ जुड़े होते हैं। तो शैवाल जो है कहीं ना कहीं शैवाल जो जूजेंथलाई जिनको हम कहते हैं, ठीक है, यहां पे आप देखिए स्पेलिंग भी देख सकते हैं, जूजेंथलाई या जूजेंथली दोनों ही कहते हैं। तो एक उनको कवर प्रदान करते हैं, ये जो प्रवाल हैं ये शैवालों को कवर और उनको जिसे कहते हैं एक तरह से घर प्रदान करते हैं, और उनको उनकी बाकी नीड्स जो होती है वो प्रवाल प्रदान करते हैं। तो शैवाल प्रदान करते हैं। तो शैवाल और प्रवाल में ये आपस में सहसंबंध बढ़ता जाता है और यही जो चेन बन जाती है तो ये प्रवाल भित्ति बन जाती है, ये जिसे हम मूंगे की चट्टाने कहते हैं। समझ में आया? एक कैल्शियम की जो लेयर है, कठोर लेयर है, उसके अंदर प्रवाल रहते हैं, शैवाल रहते हैं। वो शैवाल जीव होते हैं जो भोजन प्रदान करते हैं। किनको? वो भोजन प्रदान करते हैं प्रवालों को, और ये शैवाल और प्रवाल का जो सहसंबंध है यही बेसिस होता है मूंगे की चट्टानों का या प्रवाल भित्तियों का, उन भित्तियों का। ठीक है, अब ये बहुत कई बार आपको कलर्ड भी दिखेंगे, अलग अलग तरीके को दिखेंगे। अब तो चूंकि इनमें जो विरंजन हो रहा है, और विरंजन का मतलब क्या होता है कि जो कलर होता है वो फेड हो जाए, वो व्हाइट हो जाए, तो विरंजन हो रहा है। इसका एक मतलब ये भी है कि ये जो शैवाल हैं, जो जीव हैं के अंदर शैवाल पाए जाते हैं, जो जूजेंथलाई जिनकी मैं बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इनकी भी मृत्यु होती जा रही है। और इनकी मृत्यु होना यानी कलर का जाना और व्हाइटिश होना, ये बात है। ठीक है, चलो बात कर ली जाए तो कि कहां पाए जाते हैं। तो देखिए, जहां पे 20 से 30 डिग्री तापमान का वाटर पाया जाएगा वहां पे पाए जाएंगे, नंबर एक। दूसरा, कम गहराई पे पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पे सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। कम गहराई पे पाए जाते हैं क्योंकि अगर बहुत डीप में जाएंगे तो एक तो साफ पानी नहीं मिलेगा, दूसरा क्या कि सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। इस वजह से देखिए कि समुद्र में भी जहां तक सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन पहुंचता है वहां पे जो डाइवर्सिटी होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अगला, स्वच्छ और अवसाद रहित जल आवश्यक है। अवसाद रहित क्यों? क्योंकि अगर अवसाद उसमें फंस गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। जो शैवाल होते हैं वो शैवाल होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो अवसाद रहित जल उनके जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्वच्छ और अवसाद रहित जल। दूसरा, प्रवाल भित्तियों का निर्माण कार्बोनेट तलछट से भी होता है जो इन जीवों के ऊपर हजारों वर्षों से जमा हो रही हैं। ठीक है, हजारों वर्षों से जमा हो रही हैं। मतलब क्या कि जिस इन्होंने बोला ना कि कार्बोनेट तलछट, तो अपार्ट फ्रॉम कि जो वो बन रहे हैं, जो अपने जूजेंथलाई यानी शैवाल प्रवाल के सहसंबंध की बात की, और इनसे जो कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है वो तो थे ही, उसके अलावा जो कार्बोनेट तलछट भी है वो आके ऊपर उसके जमती जाती है और ये भी लगातार वृहत्तर यानी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बातें यहां पे हमको देखने में आती है कि कहां कहां पाए जाते हैं। और बात की जाए तो अगर इनके वितरण की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया का ये जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है खासकर ईस्ट एशिया का, लगभग 30% जो शैवाल हैं वो यहां पाए जाते हैं। और अगर आप डिक्लाइन देखें तो 18.9% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, एक बार टेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रवाल कहां जाते हैं? हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो अभी मैंने बताया कि 30 डिग्री के, ताकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना हो और बहुत कम टेम्परेचर भी ना हो, एक मीन टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, वहां पे पाए जाते हैं। विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये लगभग 30% है और 30% के आसपास 30.1 लिखा हुआ है, इतना परसेंट यहां पाया जाता है। लेकिन 18.9% का डिक्लाइन भी है, इतना विरंजित भी हुआ है, मतलब खराब हो गया है। ठीक है, नष्ट हो गया है। खैर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है, दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। देखिए आपको यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ भी दिख सकती है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अकेले देखिए शेयर देखा जाए तो 16% जो शेयर है प्रवाल भित्तियों का, प्रवालों का, वो कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में है। इनमें 24% का डिक्लाइन हो रहा है, 24% के रेट से डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, यहां पे भी रेट की बात कर रहे हैं, डिक्लाइन 24% के रेट से हो रहा है। मतलब क्या कि हर वर्ष 24% जो है वो नष्ट होते जा रही है। सोच लीजिए कितने जल्दी ये नष्ट हो जाएगा।
खैर, भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि भी प्रवालों से निर्मित हैं। तो अगर ये वाला जो एरिया देखा जाए, ये वाला जो एरिया, यहां पे भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो ये इनका वितरण हमने देखा कि कैसे ये जो साउथ ईस्ट एशिया का और ईस्ट एशिया का क्षेत्र है, यहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे, ये देखिए पैसिफिक ओशन का एरिया है, ये एरिया इसके इधर साइड पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको कैरिबियन द्वीप में पाए जाते हैं, जहां पे 10% का शेयर है। तो सिर्फ इन 3 जगहों की बात कर ली जाए तो लगभग आपको 56 to 57% के आसपास आपको सिर्फ इन 3 एरिया में दिख रहा है। क्या प्रवाल भित्तियां दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं ये महासागरों के निकट हैं, और महासागरों में वैश्विक तापन के जो भी दुष्प्रभाव हैं, उन सभी दुष्प्रभावों का असर इन प्रवालों और इसके वितरण पे भी पड़ रहा है। और डिक्लाइन तो हमने बता ही दिया। बात की जाए अगर उपयोगिता की, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इतनी बात करते हैं, तो नंबर 1 जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एनी टीम, मतलब उससे इंपॉर्टेंट चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है। जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैव विविधता जो है, उसको बचाने के लिए। ठीक है, प्रवाल भित्तियां विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र होती हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ठीक है, दूसरा, अनेक प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों का आश्रय स्थल होती है। अनेक प्रकार के जीवों और वनस्पतियों का आश्रय स्थल होती है। कभी फोटो गूगल करके देखिएगा कि कितने अलग प्रकार के, वो जो ऑलरेडी कलरफुल होती है, उसमें बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वहां पे बहुत सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को वो मेंटेन करती हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल औषधियों में भी होता है। किन औषधियों में होता है? दर्द रोधी दवाओं में होता है। मधुमेह, बवासीर और मूत्र रोग, जो मूत्र से जुड़े रोग होते हैं, उनसे जो टॉयलेटरी डिजीजेस होती हैं, उनसे बहुत ज्यादा दवा का निर्माण किया जाता है उनके लिए, प्रवालों के हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए छन्नक या फर्शी या पेंसिल या टाइल या श्रृंगार आदि में भी इनका प्रयोग होता है। अभी हालिया में हम लोग देखा था कि बाकायदा एक कंपनी थी जो शैवालों से हार और आभूषण बना रही थी। हालांकि उस पर क्वेश्चन किया गया कि आप किस तरीके से बना रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनिक तरीका है, अगर नहीं है तो क्यों आप बना रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन किया गया था, जो कि वाजिब है। खैर, फाइनल बात की कोरल ब्लीचिंग होती क्या है, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन जिसे कहते हैं हम लोग, प्रवाल विरंजन वो क्या है? देखिए, एक तो नाम से स्पष्ट है कि विरंजन मतलब कलर खो देना, उसका कलर नष्ट हो जाना, ये होता है प्रवाल विरंजन। ठीक है, पढ़ लेते। जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है, तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल ज़ूज़ैंथली या ज़ूज़ैंथलाई को निष्कासित कर देते हैं, जिस कारण प्रवाल सफेद रंग के में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। कुल मिला के जो जीवित वाला पार्ट है ना, जो शैवाल का पार्ट है, जब वो नष्ट हो जाता है, जब शैवाल नष्ट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो बाकी संरचना वो मृत ही रहेगी, वो अपना रंग खो देती है, और इसको ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। अब समझ लीजिए कि कितने बड़े स्तर की कैटास्ट्रॉफी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कितने बड़े स्तर पे चिंताजनक स्थिति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते हम नहीं समझे, समय रहते हमने इसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा, हमने प्रवाल विरंजन या अन्य पारिस्थितिकी समस्याओं को नहीं समझा, तो निश्चित तौर पे हम एक बहुत बुरे दौर में पहुंच जाएंगे और वहां से चीजें वापस सही नहीं हो पाएंगी। तो हमको मनुष्यों के तौर पे या संस्था के तौर पे या सिविल सोसाइटी के तौर पे हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन को कम करने के प्रयास किए जाएं और कैसे हम अपना योगदान उसमें दे सकते हैं। तो आज हमने देखा प्रवाल भित्ति के बारे में, प्रवाल भित्ति के विरंजन के बारे में, शैवालों के बारे में पढ़ा हमने, साथ में हमने पढ़ा कि इनकी उपयोगिता क्या है, कहां पाए जाते हैं, किन कंडीशन में पाए जाते हैं, और उससे जुड़ी न्यूज पढ़ी कि हाल में ही यह पता लगा कि चौथा सामूहिक वैश्विक प्रवाल विरंजन देखा गया, जो एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी की तरफ हमें ले जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि इस एक जो डाइवर्सिटी है इसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, इस डाइवर्सिटी को नष्ट होने से कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल यहां पे आप आगे देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल विकास करके है। स्टडी IQ IAS देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।